नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 की एनसीईआरटी का, जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो मिनरल क्या होते हैं? मिनरल कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें चट्टानों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? चट्टानों से। और ये हमारे बहुत काम आते हैं। कुछ मिनरल बिजली बनाने के काम आते हैं, कुछ मिनरल बम बनाने के काम आते हैं, युद्ध के लिए बम। और कुछ मिनरल हमारे लिए दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। कुछ मिनरल खाद और क्या बोलते हैं ये कीटनाशक ये बनाने के काम आते हैं। तो मिनरल दुनिया में बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे काम वो आते हैं। कुछ मिनरल जलाने के काम आते हैं, जैसे कोयला। तो मिनरल क्या होता है भाई? मिनरल का मतलब होता है ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन इज मिनरल। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो कि नेचुरली अकरिंग है, यानी वो प्रकृति में स्वयं होता है और उसका एक क्या होता है, डेफिनिट वो होता है स्ट्रक्चर, क्या डेफिनिट कंपोजिशन होता है। यानी कि अगर कोयले की बात करेंगे तो भारत के कोयले में जो चीज़ मिलेगी अमेरिका के कोयले में वही चीज़ मिलेगी, इसीलिए उसको कोयला बोलेंगे क्योंकि वो एक जैसा होता है कहीं पे भी देखो। ठीक है। चूना पत्थर की बात करेंगे तो भारत के चूना पत्थर में जो चीज़ें मिलेगी अमेरिका में वही मिलेगी, इसलिए उसको चूना पत्थर नाम दिया है हमने। यानी वो डेफिनेट होगा, यानी वो पक्का होगा कि भाई यही मिलेगा। चूना पत्थर में देखेंगे तो यही चीज़ मिलेगी। अच्छा, नमक में देखेंगे तो सोडियम ही मिलेगा, चाहे अमेरिका में देखो चाहे भारत में देखो। तो इसको बोलते हैं मिनरल। Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in particular area or rock formation. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as Arctic Ocean and Antarctica. तो क्या बोल रहा है ये कि भाई मिनरल जो है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए रहते हैं पूरी धरती में। यानी भारत में हो सकता है कुछ मिनरल मिले, कुछ मिनरल ना मिले। अमेरिका में हो सकता है जो मिनरल मिलता है वो भारत में ना मिले, जो भारत में मिलता है हो सकता है अमेरिका में ना मिले। इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल मिलते हैं, एकदम बराबर भगवान ने नहीं बांटा है। ठीक है। वो डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे कैसा ज्वालामुखी निकला, उसमें कैसा लावा था, उस लावा में कौन कौन से मिनरल थे, फिर वो ठंडा हुआ तो वहाँ पे वैसे मिनरल मिलने लग जाएंगे। अच्छा जी। कुछ मिनरल होते हैं जो आराम से मिल जाते हैं, कुछ मिनरल आराम से मिल जाते हैं, जैसे चूना पत्थर आराम से मिल जाता है। लेकिन कुछ मिनरल आराम से नहीं मिलते, जैसे सोना। सोना को ढूंढने जाओगे बहुत मुश्किल से मिलता है, यूरेनियम बहुत मुश्किल से मिलता है। और कुछ मिनरल ऐसी जगह पे होते हैं जो जगह बहुत मुश्किल होती है वहां पे जाना, जैसे कि आर्कटिक ओशियन। ऊपर जो हमने देखा था आर्कटिक ओशियन, समुद्र की गहराई में एकदम, तो समुद्र के अंदर जाना और वहां से कुछ निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में बर्फ जमी रहती है, मैंने बताया आपको। तो पहले मिनरल आपको निकालना है जमीन के नीचे से, तो पूरी बर्फ हटाओ। और वो किलोमीटर 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊंची बर्फ जमी हुई वहां पे, इतनी बर्फ को हटा पाना क्या संभव हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मिनरल्स को प्राप्त कर पाना कई बार आसान होता है और कई बार मुश्किल होता है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो क्या बोल रहा है कि बहुत टाइप का जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि धरती में जो ज्वालामुखी फट रहे हैं, चीज़ें अंदर दब रही है, उसका दबाव लग रहा है, ज्वालामुखी की गर्मी लग रही है, बहुत टाइम हो रहा है, तो ये सबको बोलते हैं जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इससे जो है मिनरल फॉर्म होते हैं। और क्योंकि धरती पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, कई जगह मैदान है, कई जगह पहाड़ है, तो जो मिनरल पहाड़ के नीचे दबाव रहेगा उस पर तो बहुत ज़्यादा दबाव लगेगा, और जो मिनरल थोड़ी सी मिट्टी के नीचे दबाव है उस पर दबाव इतना नहीं लगेगा, प्रेशर इतना नहीं लगेगा। तो दोनों अलग अलग तरीके के मिनरल बनेंगे फिर। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि ये जो है नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, ये प्रोसेस एकदम नेचुरल है, चलती रहती है हमेशा से। जब इंसान थे धरती पे तब भी चल रही थी, इंसान नहीं रहेंगे तब भी चलती रहेगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस से बनने वाले मिनरल जो है ये बिना किसी इंसानी हाथ के बनते हैं, यानी इंसान का इसमें कोई योगदान नहीं होता। हाँ, इंसान इन मिनरल्स को काम में जरूर लेता है, लेकिन बनाती इसको प्रकृति ही है। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. तो क्या बोल रहा है कि minerals can be identified, यानी minerals को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो उसकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी वो दिखने में कैसे है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल किसको बोलते हैं? कि जो उसका आकृति है वो कैसी है ना, उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं क्या मिनरल है। उसका कलर, कलर का मतलब रंग कैसा है। डेंसिटी का मतलब उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी का मतलब होता है कि वो कितना भारी या हल्का है ना, डेंसिटी उसको बोलते हैं। और हार्डनेस का मतलब कठोर कितना है वो। और केमिकल प्रॉपर्टी कितनी है उसकी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि उसमें कौन कौन से केमिकल मिले हुए हैं। तो जो जो केमिकल मिले हुए हैं उनके आधार पर मिनरल्स का हमने नाम रखा है, कलर के आधार पर हमने नाम रखा है, उनको पहचान सकते हैं हम। ठीक है। अब जब डायमंड होगा, डायमंड को कैसे पहचानेंगे? जब आप जा रहे हो तो आपको एकदम ऐसे बदसूरत से पत्थर दिख रहे हो, उसमें अचानक से कोई चमकीली चीज दिखे, चमक रही है एकदम बढ़िया तरीके से। कोयला है एकदम काला है, उसके अंदर कोई चमकता हुआ दिखे तो पता चल जाएगा भाई ये डायमंड है, क्योंकि कोयले के अंदर हीरा होता है और ये चमक रहा है कोयले से एकदम अलग है, तो उसका कलर अलग है, उसका प्रॉपर्टी अलग है, उसकी हार्डनेस अलग है, तो इसलिए उसको हम पहचान सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी मिनरल्स को भी हम पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल्स के प्रकार। कितने प्रकार के मिनरल, यानी कि मिनरल को क्या बोलते हैं? मिनरल को, अरे भाई रुक, रसायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखने तो मुझे। मिनरल को बोलते हैं, हिंदी इसकी एकदम बढ़िया तरह वाली हिंदी करूँ मैं तो ट्रांसलेट करके देख लेते हैं हम।
वैसे तो आप मिनरल समझ गए, मिनरल होता क्या है। क्या हो रहा है आज, आजकल हैंग बड़ा होने लग गया ये। अरे यार ये इसके ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। यहाँ पे इस मिनरल को करता हूँ मैं। खनिज, खनिज, मिनरल को बोलते हैं खनिज, है ना। तो कितने प्रकार के खनिज होते हैं धरती में वो देखेंगे हम, चलो देखते हैं। मिनरल जो होते हैं ना भाई, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेटेलिक मिनरल होता है, एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। मेटेलिक मिनरल क्या होता है, मेटेलिक मिनरल मतलब मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु, जो कठोर होती है ना, जिसपे आप मारोगे तो टन न आ जाएगी, उसको बोलते हैं मेटेलिक मिनरल। और नॉन मेटेलिक मिनरल जिसमें धातु ना हो, धातु की मात्रा ना हो, उसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। अब जो मेटेलिक मिनरल होता है ना, धातुइक खनिज होता है, उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो फेरस होता है और एक नॉन फेरस होता है। फेरस को हिंदी में बोलते हैं लौह, लौह अयस्क, लौह खनिज, और एक नॉन फेरस को अलोह खनिज। इसका मतलब यह है कि फेरस वो होंगे जिनमें लोहा होगा, जिन जिन मिनरल्स में लोहा पाया जाता है उसको बोलेंगे फेरस मिनरल, और जिन जिन मिनरल में लोहा नहीं पाया जाता उनको बोलेंगे नॉन फेरस मिनरल। बिजली जो है वो मेटेलिक मिनरल, सारे के सारे मेटेलिक मिनरल से बिजली निकल सकती है, यानी अगर आपके पास में कोई मेटेलिक मिनरल है उस पर करंट लग रहा है तो आप उसके हाथ लगाओगे आपके भी करंट लगेगा। और नॉन मेटेलिक से बिजली नहीं निकल सकती, है ना। लेकिन मेटेलिक भी दो टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। अब उसको कैसे पता करेंगे, तो अगर किसी मिनरल के पास आप चुंबक लेके जाते हो और वो उसको खींचती है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब उसमें लोहा है, यानी वो फेरस मिनरल है। लेकिन किसी और मिनरल के पास आप चुंबक लेके जाते हो और उसको नहीं खींचती है, तो इसका मतलब उसमें लोहा नहीं है, वो नॉन फेरस मिनरल है। अच्छा, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रो फॉर्म। Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster and sign। तो क्या बोल रहा है ये कि मेटेलिक मिनरल्स में जो है ना, मेटल होता है, धातु होती है, लेकिन वो रो फॉर्म में होती है। जैसे हमको दिख रही ना आज की डेट में धातु, जब मैं कुछ दिखाऊं आपको, तो ये जो है ये एक पिन है, ये ऊपर इसकी धातु की बनी हुई है ना। देखो थोड़ी सी इसमें वो है, सॉलिड आवाज आएगी। यहाँ नीचे अगर मैं इस रबड़ पे मारूं तो वैसी आवाज नहीं आएगी, रबड़ पे वैसी आवाज टक टक नहीं आती, इस पे टक 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 आती है। किस तरह की, धातु की। तो इसमें मेटल है। तो जो मिनरल होते हैं मेटेलिक, उनमें ऐसा एकदम चिकना और चमकीला धातु नहीं होता, उनमें रो फॉर्म में यानी कच्चे रूप में होता है, कच्चे प्रारूप में धातु होता है। तो वो हम उसको देख के नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसको जब पिघलाएंगे तो पता चल जाएगा इसमें धातु है। और मिनरल जो है ना, मेटेलिक मिनरल, उनमें से हीट भी कंडक्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है, यानी उसको गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि वो मेटल है उसमें। और इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो बिजली का करंट भी लगेगा, ठीक है। और उसको हम उसके लस्टर और साइन, यानी वो चमक जैसी है, उसकी चमक से भी पहचान सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मेटल है। जैसे सोना होगा अगर किसी पत्थर में तो अलग से चमकेगा, वो तो मेटल है इसलिए अलग से चमक रहा है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर सम एग्जाम्पल। आयरन और क्या है, आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज किसके एग्जाम्पल है, मेटेलिक मिनरल के हैं। मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। तो बोल रहा है कि साहब मेटेलिक मिनरल जो होते हैं वो या तो लोहे वाले खनिज हो सकते हैं या फिर अलोह खनिज हो सकते हैं, यानी जिनमें लोहा है और जिनमें लोहा नहीं है। दोनों ही मेटेलिक है, लेकिन कुछ में लोहा होता है, कुछ में लोहा नहीं होता। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। इनमें जो है, जो फेरस मिनरल होते हैं यानी लोहे वाले खनिज होते हैं, उनमें आयरन होता है। तो कौन कौन से होते हैं, वो आयरन यानी लोहा होता है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, आयरन और हो गया, क्रोमाइट हो गया, इनमें लोहे की कोई ना कोई मात्रा होती है। एंड नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। तो मैंने बताया ना, जो अलोह खनिज होता है उसमें लोहा तो नहीं होता, लेकिन और कुछ हो सकता है, जैसे सोना हो गया, ठीक है, गोल्ड। सोना बड़ा महंगा होता है, अब उसमें लोहा हो ना हो लेकिन महंगा बहुत होता है वो। चांदी हो गया, तांबा हो गया, और पारा हो गया, पारा, लेड। तो इसमें क्या होता है, लोहा नहीं होता। ये अलग टाइप के मिनरल होते हैं, अलग टाइप के मेटेलिक मिनरल होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल की बात करें तो वो होते हैं जिनमें मेटल होता ही नहीं है, जिनमें कुछ भी धातु नहीं होती, ठीक है। लाइमस्टोन हो गया, जैसे कि चूना पत्थर, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब के सब नॉन मेटेलिक मिनरल के एग्जाम्पल है। अब जो चूना पत्थर होता है, जो पत्थर आपके घर पे है, वो पत्थर मेटल का थोड़ी होता है। मतलब संगमरमर लगवाते हैं हम अपने घर पे, तो उसमें कोई धातु थोड़ी होती है, नहीं। उसके मारोगे वो क्रैक हो जाएगा ऐसे कैसे। लेकिन लोहे के आप मारते हो, क्या लोहा इतनी जल्दी क्रैक हो जाता है, नहीं। लोहे को मोड़ोगे मुड़ जाता है, लेकिन पत्थर को मोड़ने की कोशिश करोगे टूट जाएगा, तो वो क्रैक हो जाते हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ मेटल और नॉन मेटल मिनरल्स की। द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल। तो जो कोयला है, ये जो मिनरल है, कोयला और पेट्रोलियम, ये भी मिनरल है, लेकिन इनको हम फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। फ्यूल का मतलब हम अपने आप को ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इन मिनरल्स को हम काम में लेते हैं। वी यूटिलाइज दीज मिनरल्स टू कंप्लीट आवर नेसेसिटी फॉर एनर्जी, है ना, नीड फॉर एनर्जी। तो भाई उस एनर्जी को पूरा करने के लिए जिन मिनरल्स को काम में लेते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, मिनरल फ्यूल। इनको बोलते हैं कोयला और पेट्रोलियम। कोयले को हम जलाते हैं और पेट्रोल को हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, जिससे हमारी गाड़ियां चलती है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो ये कुछ तरीका बताया गया है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का।
क्वेरिंग का मतलब तो होता है देखो कि जो मिनरल एकदम धरती के ऊपर ऊपर ही है, थोड़ा सा आपने हटाई मिट्टी मिल गया, उसको बोलते हैं क्वेरिंग। माइनिंग बोलते हैं कि भाई थोड़ा जमीन के नीचे है तो खोदना पड़ेगा, पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा, ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, अंदर तक जाना पड़ेगा। और ड्रिलिंग का मतलब होता है कि जमीन के अंदर बहुत बड़ा छेद बनाना पड़ेगा। तो ड्रिलिंग तो काम में ली जाती है अपने पेट्रोल निकालने के लिए, पेट्रोल और गैस निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे छेद बनाए जाते हैं जमीन में, जिनसे कि पेट्रोल और गैस निकाला जाता है। माइनिंग की जाती है, जैसे बड़े संगमरमर टाइप के पत्थर है जो नीचे मिलते हैं, उनको जमीन के ऊपर वाले सारे पत्थरों को हटाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब वो मिलते हैं। क्वेरिंग जो होती है वो ऐसे मिनरल्स के लिए होती है जो कि जमीन के ज्यादा नीचे नहीं मिलते। जैसे कि चांदी, कई बार कई जगह क्या होता है कि थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे, मिट्टी के नीचे चांदी मिल जाती है, तो उस मिट्टी को छान सकते हो आप, तो उसको बोलते हैं क्वेरिंग। ठीक है। अब माइनिंग जो होती है ना, माइनिंग यानी खाने जो होती है वो ओपन कास्ट माइनिंग होती है और सॉफ्ट माइनिंग होती है। ये हमको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लेना एक बार कि माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, ये तीन टाइप के जो है मेन तरीके हैं जिनसे कि मिनरल जमीन से निकाले जाते हैं। और माइनिंग दो टाइप की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। अच्छा, मैं इसका इसका तुमको एक सेकंड देना, मैं इसका हिंदी अनुवाद भी मैं साथ में एक बार लोड कर लेता हूँ, हिंदी वाली भी, ताकि ये ये जो क्वेरिंग वेरिंग है इसका तुम समझ सको कि इसका क्या हिंदी अनुवाद होता है। 2 सेकंड देना, मैं लोड कर लेता हूँ अभी। ये अगर वही है तो हो जाएगा काम। नहीं, वो नहीं है, अभी मेरे पास है नहीं, अगली क्लास से मैं डाउनलोड करके रखूंगा, ठीक है। अभी ये तो क्लास 7 का है। तो ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग, ये दो टाइप माइनिंग के हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ये छोड़ो, ये छोटी सी बात है कि भाई माइनिंग से निकालते हैं हम ना, ये पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं इन मिनरल्स का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि धरती पे मिनरल कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं। मैं अभी जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि मिनरल जो है वो हर जगह पे बराबर नहीं है। हो सकता है भारत में जितना लोहा हो चाइना में उससे ज़्यादा लोहा हो, है ना। हो सकता है भारत में गोल्ड नहीं हो लेकिन अफ्रीका में गोल्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अमेरिका में हीरा नहीं मिलता हो लेकिन अफ्रीका में बहुत हीरे मिलते हों। तो अलग अलग जगह के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भगवान ने हमको क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो भगवान ही नहीं समझता कि ये तुम्हारा भारत है, ये उसका अफ्रीका है। भगवान के लिए पूरी धरती एक है। तो जहाँ पे जैसा ज्वालामुखी निकलता है, जैसा ये चीज़ें होती है, वहाँ पे वैसे मिनरल मिलने लग जाते हैं। अच्छा, ओके। तो देखो, मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक, वाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक। तो हमने रॉक्स के टाइप पढ़े थे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ये हमने पढ़ा था। इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय चट्टान, जिनको हम प्राइमरी रॉक यानी कि प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हैं। उसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है उनको रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं, मैंने इच्छाधारी नागिन का एग्जाम्पल इसमें दिया था। और सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो होती है अव अवसादी चट्टानें, है ना। कैसे बनती है, क्या बनती है, पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ, अब समझाने की जरूरत है नहीं। तो इन तीनों में अलग अलग टाइप की चट्टानों में अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, तीनों चट्टानों में मिनरल मिल जाते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मुलेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। तो क्या बोल रहा है कि जो मेटेलिक मिनरल हम पढ़ के आए ना अभी, कि जिन मिनरल्स में धातु होती है वो काय में मिलता है, वो या तो इग्नियस चट्टानों में मिलता है यानी कि आग्नेय चट्टानों में मिलता है, या फिर वो मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक में यानी कि रूपांतरित चट्टानों में। क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि देखो, जो तीसरे टाइप की चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक है, वो तो मैंने बताया कि सेडिमेंट्स जो होते हैं वो टूट टूट के वो इकट्ठे होते हैं, फिर वो कंप्रेस होकर जुड़ जाते हैं, तो उनमें उनसे बनती है। तो उसमें तो लोहा और मेटल मिलने के चांस कम होते हैं। लेकिन जो इग्नियस रॉक होती है वो डायरेक्ट लावा से बनती है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो भी नीचे जाके ताप और दाब उस पर लगता है, हीट और प्रेशर लगता है, उससे वो बनती है। तो उस चक्कर में क्या होता है, जमीन के जो भारी चीज होती है, क्योंकि मेटल जो होता है वो भारी होता है, तो मेटल जमीन के नीचे चला जाता है। और अगर इग्नियस रॉक होगी यानी कि नीचे से लावा निकल रहा है, तो उसमें मेटल भी पिघला हुआ होगा। तो इग्नियस रॉक में मेटेलिक मिनरल मिल जाते हैं। और जो मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टानें होती है वो भी जमीन के नीचे जाती है, तो नीचे जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ मेटल वो पिघलेगी, तापमान लगेगा, दाब लगेगा, तो उससे मेटेलिक मिनरल बन जाते हैं उनमें, है ना। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपोजिशन इन ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये बता रहा है कि साहब, जो आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क है उसका नॉर्थ स्वीडन, उत्तरी स्वीडन, स्वीडन देश है, उत्तरी स्वीडन, तुमको लेकर चलूंगा स्वीडन में। चलो तुमको दिखा भी देता हूं मैं आयरन और कहाँ मिलता है। आयरन और उत्तरी स्वीडन, नॉर्थ स्वीडन में मिलता है। उसके अलावा मेरा टेबलेट चार्ज नहीं हो रहा है, हम जल्दी से खत्म कर लेते फिर दिखाऊंगा तुमको, फिर टेबलेट डिस हो जाएगा। आयरन और उत्तरी स्वीडन में मिलता है। उसके अलावा कॉपर जो है, तांबा और निकल, ये मिलते हैं ओंटारियो। ओंटारियो कहाँ है? कनाडा में, है ना। आयरन, निकल, क्रोमाइट, इस टाइप के मिनरल मिलते हैं। प्लेटिनियम मिलता है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में। अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल मिलते हैं, मैं बताया आपको। और उसके अलावा
उसके अलावा बहुत सारे मिनरल मिलते हैं जो इग्नियस रॉक में मिलते हैं। ये जो जगह है यहाँ पे इग्नियस रॉक बहुत सारी है, यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी कोई टाइम पे फटे थे तो उससे इग्नियस रॉक बहुत सारे हो गए और वहाँ पे ये सारे मिनरल मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल लाइक लाइमस्टोन। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, मैंने बताया ना सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो लावा से नहीं बनती, वो लावा से बनने वाली रॉक को टूटने से और उसके डिनंडेशन से, इरोजन से फिर जो सेडिमेंट निकलते हैं वो सेडिमेंट एक जगह कंप्रेस होकर बड़े हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो फोल्ड माउंटेन भी सेडिमेंट से ही बनते हैं। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं वो हम आगे देखेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो फोल्ड माउंटेन होते हैं उनमें अधिकतर क्या मिलता है, उनमें नॉन मेटेलिक मिनरल मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन मिल गया, चूना पत्थर मिल गया। लाइमस्टोन डिपॉजिट कहाँ कहाँ मिलती है? कौकासस रीजन मिलती है फ्रांस में। कौकासस नाम का रीजन है, यानी कौकाकस नाम का क्षेत्र है फ्रांस में, वहां पे मिलते हैं लाइमस्टोन। मैग्नीज डिपॉजिट मिलती है जॉर्जिया में और यूक्रेन में, और फॉस्फेट बेड मिलते हैं अल्जेरिया में। ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनको याद अवश्य कर लेना, ठीक है। मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा। तो एक तो चीज होती है कि नॉन मेटेलिक मिनरल मिलते हैं वहां पे, और दूसरा जो फ्यूल होते हैं ना, फ्यूल यानी हमारा कोयला और जो पेट्रोलियम है वो सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलता है। क्यों? सेडिमेंट्री रॉक बनने का तरीका क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आके दब गई है ना, और फिर वो कंप्रेस दबाव लगने से वो एक चट्टान बन गई। तो मैंने बताया था आपको कि सेडिमेंट्री रॉक में ही हमको फॉसिल भी मिलता है। तो जो फॉसिल होगा वो कैसे होगा कि मान लो चट्टान आई, फिर उसके ऊपर कोई जानवर मर गए खूब सारे, वो गिर गए, फिर उनके ऊपर और चट्टाने, कोई चूरा वूरा मिट्टी विट्टी लगी, फिर वो दब के एक जैसी एक रॉक बन गए। तो बीच में जो जानवर वानवर दब जाएंगे ना, जब जानवर मरे हुए दबते हैं खूब सारे, बहुत सारे, जैसे डायनासोर मरे थे एक साथ बहुत सारे, तो दब गए थे, तो वो कई हजार करोड़ साल तक दबे रहते हैं, बहुत ज्यादा उन पर दबाव लगता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, तो वो जानवरों का जो शरीर है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर किसमें, फ्यूल में, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और कहीं पे पौधे दबेंगे, पौधे, तो वो पौधे बहुत बहुत सालों तक, करोड़ों हजारों सालों तक दबे हुए रहेंगे, तो वो कोयला बन जाएंगे। तो वो किसके अंदर मिलेंगे? वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलेंगे। तो आपको कोई पूछे कि फ्यूल, पेट्रोलियम और कोयला कौन सी रॉक्स में मिलता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टानों में मिलता है। और जो मेटालिक मिनरल होते हैं वो कौन सी रॉक्स में मिलते हैं, तो वो इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं। एशिया की बात करते हैं अब। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। द कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। तो एशिया में हमारा चाइना है, ये हमारा तो नहीं चाइना, ये एशिया में चाइना है और हमारा भारत भी एशिया में ही है। तो यहाँ पे क्या है भाई, चाइना और इंडिया में बहुत सारी आयरन और यानी कि लोहा अयस्क की डिपॉजिट यानी कि मिलते हैं। यहाँ पे आयरन और लोहा अयस्क मिलता है। लोहा बनाने के लिए जो कच्चा लोहा आता है वो कच्चा लोहा यहाँ पे बहुत मिलता है भारत में और चाइना में। और यहाँ पे भाई हम भारत वाले और चाइना वाले दोनों मिला के दुनिया के आधे से ज्यादा टिन का उत्पादन करते हैं। टिन भी एक धातु आती है, ठीक है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमोंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे के सारे दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े टिन धातु के उत्पादक है। टिन धातु के उत्पादक सबसे बड़े कौन है? तो आपके पास ऑप्शन आए तो आपको चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया में से चुनना है। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। तो लेड, एंटीमोनी, टंगस्टन भी चाइना बहुत बनाता है। चाइना लोहा भी बहुत बनाता है, वो स्टील भी बहुत बनाता है ना। स्टील तो बनाया जाता है प्रोसेस से, निकलता नहीं है वहां पे, लेकिन ये लेड, एंटीमोनी, टंगस्टन ये चाइना निकालता है और बहुत ज्यादा निकालता है। एशिया ऑल्सो हैव डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। तो मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, ये वाली जो धातु है इनकी डिपॉजिट यानी इनके डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, ये भी मिलते हैं एशिया में। अच्छा, यूरोप की बात करते हैं। एशिया की बात कर ली, एशिया में क्या क्या मिलता है। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो आयरन ओर का मतलब क्या होता है? लोहा अयस्क, लोहा जो बनाने में काम में आता है, कच्चा लोहा, उसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? यूरोप है। और ये पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा, तो यूरोप पड़ गए ना, अंग्रेजों का जो देश है यूरोप वाला, देखो मैं बताता हूँ मैं, देखो ये रहा ये यूरोप, ये यूरोप का एरिया है, ये आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी निकले थे कोई जमाने में, और मैंने बताया था कि जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो नीचे से निकलते हैं लावा के साथ। तो यहाँ पे बहुत ज्वालामुखी निकले होते हैं, यहाँ पे बहुत लावा भी निकला हुआ है, फिर वो ठंडा हो गया और अब यहाँ पे बहुत सारा लोहा निकलता है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। तो देखो ये रशिया है, यहाँ पे बहुत आयरन और डिपॉजिट है, और यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में भी बहुत ज्यादा आयरन और यानी कि कच्चा लोहा मिलता है। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो ईस्टर्न यूरोप कौन सा है? ये वाला जो एरिया है ना यूरोप का, ये वाला एरिया, ये ईस्टर्न यूरोप का एरिया यहाँ पे। और रशिया के साइड में क्या मिलता है? ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में मिलता है कॉपर यानी कि तांबा, लेड यानी कि सीसा, और जिंक और मैग्नीज और निकल, ये भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात की? यूरोप की। थोड़ा बहुत याद कर लेना, थोड़ा बस आइडिया रहना चाहिए बस, है ना। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका बताइए, ये रहा, ये नॉर्थ अमेरिका है ना, इसकी बात कर रहे हैं अब हम। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन द 3 जोन: कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द
अपलेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। तो 3 रीजन की बात बता रहा है कि वेस्ट में जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे, ये कनाडा वाला रीजन, और ये अपलेशियन रीजन जो है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शिल्ड रीजन। शिल्ड रीजन किसको बोलते हैं कि जो लावा निकलता है ना, जमीन के अंदर से लावा निकलता है, तो लावा निकल के और ऐसे फैल जाता है बहुत दूर तक, ऊपर धरती के ऐसे बहुत दूर तक फैल जाता है, तो इसको एक शिल्ड बन जाती है। जैसे कैप्टन अमेरिका की शिल्ड नहीं होती क्या, वैसे देखो शिल्ड बन गई ना, ये कैप्टन अमेरिका भी ऐसी रखता है शिल्ड, तो वैसे ये शिल्ड बन गई। तो इस शिल्ड से क्या होता है, इस शिल्ड में लावा जम जाता है बहुत दूर तक, तो यहाँ पे ये मेटल और ये सारे के सारे मिनरल निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं, आयरन और निकलता है, निकल निकलता है, गोल्ड निकलता है, यूरेनियम निकलता है, कॉपर निकलता है, ये सारे के सारे कैनेडियन शिल्ड रीजन में मिलते हैं। यहाँ पे कनाडा के पास में शिल्ड रीजन एक है। कोल इन द अपलेंशियन रीजन, अपलेंशियन पर्वत श्रेणी है, तो वहाँ पे कोयला मिलता है, और कोयला मिलता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे फोल्ड माउंटेन होंगे, और फोल्ड माउंटेन में भी सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज्यादा होगी, और उन सेडिमेंट्री रॉक के बीच में जब वो बन रही थी तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे से वो दब गए होंगे और उससे कोयला बन गया होगा। ये सारी चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। वेस्टर्न कोर्डिलेरास हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो ये बता रहा है कहाँ कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में हमको कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, ये रटना पड़ेगा भाई, इसमें मैं समझा कुछ नहीं सकता, मैं तुमको बता दिया, अब मैं तुमको समझाऊंगा क्या, ये रटना तुमको ही पड़ेगा। साउथ अमेरिका की बात करते हैं, साउथ अमेरिका में क्या क्या हमको मिलता है, ठीक है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राजील, ये वाला जो है यहाँ पे, ये ब्राजील था, हमने देखा था ना ब्राजील, हाँ, ये सबसे ज्यादा आयरन ओर का वो करता है, क्या प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये पूरा ब्राजील नहीं था, इतना ही है ब्राजील, बाकी और भी देश आ जाते हैं। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। Brazil, Bolivia are among the world's largest producer of tin. South America also have the large deposit of gold, silver, zinc, chromite, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos, diamond. ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। ये बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, मुझे पता है, मिनरल वाला बड़ा बोरिंग होता है क्योंकि इसमें याद करनी पड़ती चीजें, वो भी इनके नाम। तो देख लो, ये सारे मिनरल मिलते हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका में। और एक होता है लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल ये भी साउथ अमेरिका में ही है। लिथियम ट्रायंगल का मतलब 3 ऐसे देश हैं जो जिनमें लिथियम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। तो वो किसमें, साउथ अमेरिका में। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, यहाँ पे ध्यान रखना कि मिनरल ऑयल मिलता है, यानी कि जो पेट्रोल बनाने का काम आता है ऑयल, वो मिलता है यहाँ पे। कहाँ पे, वेनेजुएला, चिली, पेरू, अटक रहेगा मेरा, पेरू, मुझे लग रहा है मेरी वीडियो अटक रही है, और कोलंबिया में। अब अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका भाई साहब, ये अफ्रीका है, देखो ये अफ्रीका है, इसमें बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ के लोग गरीब भी सबसे ज़्यादा है और मिनरल भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सोना बहुत ज़्यादा मिलता है, डायमंड बहुत ज़्यादा मिलता है, फिर भी लोग यहाँ के गरीब है, बताओ। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा मिनरल है यहाँ पे। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। सबसे महंगी धातु होती है डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम, सबसे महंगी, और इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अफ्रीका। और फिर भी अफ्रीका में लोग गरीब हैं, तो लोग जो है इनका फायदा उठाते हैं, इनके डायमंड वायमंड ले जाते हैं, और इनको उतना फायदा नहीं मिल पाता उन डायमंड्स का, उन चीज़ों का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। तो साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और जायरे, ये 3 देशों के नाम है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। इनमें भाई साहब दुनिया का सबसे ज्यादा सोना उत्पादित होता है, सोना जो बहुत महंगा है। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, तांबा भी मिलता है वहाँ पे, आयरन ओर का मतलब होता है लो एस्क भी मिलता है, क्रोमियम भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, कोबाल्ट भी मिलता है, और बॉक्साइट भी मिलता है। तो देख लो भाई, यूरेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, और ये सब मिलते हैं कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, ये सारे के सारे देशों के नाम है। इनमें ऑयल यानी कि कच्चा तेल हमको मिलता है, जिससे हम पेट्रोल बनाते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इसकी बात कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया साइड में जो पड़ा है, ठीक है। इस ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या मिलता है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। तो आपको पूछे कि साहब बॉक्साइट खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। तो जैसे अफ्रीका में निकलता है ना गोल्ड और डायमंड, ऑस्ट्रेलिया में बहुत गोल्ड और डायमंड निकलता है, सोना और हीरा निकलता है। आयरन ओर यानी कि यहाँ पे लोहा एस्क भी निकलता है, और टिन निकलता है, और निकल निकलता है। कोयला भी बहुत निकलता है यहाँ पे, कोयला है ना। ये जो अडानी है, अडानी अपने पावर प्लांट्स के लिए, अंबानी जो है अपने पावर प्लांट्स के लिए, अडानी ये पावर प्लांट के लिए जो है अपने कोयला कहाँ से मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं सीधा। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, तांबा निकलता है यहाँ पे, लेड भी निकलता है, जिंक भी निकलता है, मैग्नीज भी निकलता है। काला गोरील एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। तो भाई देखो, ये एरिया के नाम है, याद रख लेना, काला और कूला, दो याद रखना, काल और कूल, ये 2 एरिया है, शॉर्ट में याद रख लो। ऑस्ट्रेलिया के 2 एरिया है, काल और कूल। ये जो है, ये इनमें सबसे ज्यादा सोना निकलता है, सोना। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में बहुत सोना है, बहुत सोना है। अंटार्कटिका की बात करते हैं। अब देखो फर्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सोना है, डायमंड भी बहुत है, तो ये तो अमीर है। लेकिन अफ्रीका में जो है, यहाँ पे बहुत सोना है, बहुत डायमंड है, लेकिन ये गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया वाले तो यूरोपियन लोग है ना, गोरे हैं, गोरे, और गोरे हमेशा फायदा उठाते हैं दूसरों का। अफ्रीका वाले बेचारे काले लोग हैं,
इनको इतना नहीं पता, तो इनको यूज करते हैं, इनके पास मजदूरी करवाते हैं, इनका डायमंड फिर ले भी जाते हैं, खुद पैसा कमाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला अमीर है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड डायमंड बहुत चीजें निकलती है, तो गोरे लोग हैं तो भाई ये फायदा उठाने नहीं देते कोई को, और ये फायदा अपना खुद ही उठाते हैं। अंटार्कटिका की बात करते हैं। अंटार्कटिका, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू द प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। तो अंटार्कटिका कौन सा भाई साहब? अंटार्कटिका ये वाला, यहाँ पे जो बर्फ जमी पड़ी है ना नीचे धरती के साउथ में, उसको बोलते हैं अंटार्कटिका। यहाँ पे मिनरल निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। मतलब तुम 2-3 किलोमीटर बर्फ खोदोगे पहले, उसके बाद में चट्टानी शुरू होगी, फिर चट्टानों को और खोदो, तो निकालना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन मिनरल यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांसेंटेरिक्टिक माउंटेन एंड ट्रांसेंटेरिक्टिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉमर्शियल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे कोयला भी है, यहाँ पे लोहा भी मिलता है, यहाँ पे पेट्रोलियम भी मिलता है, यहाँ पे गोल्ड भी मिलता है, ये सब कुछ मिलता है अंटार्कटिका में, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल है। और देखो अंग्रेजों के तरीके देखो, अंटार्कटिका कहाँ है? देखो अंटार्कटिका है यहाँ पे, ठीक है, अंग्रेजों का देश है यहाँ पे। इसकी जगह का नाम किसके नाम पे रखा हुआ है? इस अंग्रेजों के देश के एक प्रिंस था, उसके नाम पे। बताओ, कोई रिश्ता नाता ही नहीं है दूर दूर तक, और अपने नाम पे नाम रख देते हैं हर चीज का ये अंग्रेज। अब बात करते हैं यूज ऑफ मिनरल की, यानी जो मिनरल हमने देखे कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, उनके यूज क्या क्या होते हैं, यानी क्या क्या काम आते हैं। वो कुछ काम आएंगे तभी काम के होंगे, जो काम ही नहीं आता वो कोई काम का नहीं है। मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्री। उद्योग धंधों में हमारे मिनरल काम में लेते हैं। सबसे ज्यादा लोहा और कोयला, ये बहुत काम आते हैं। कोयला तो आता है जो फैक्ट्रियां उनको चलाने में काम में लेते हैं ना, बिजली बनाने में हमने कोयला बहुत काम में लिया है। उसके अलावा जो लोहा है, लोहा तो भाई हर जगह काम आता है, तो लोहा बहुत जरूरी है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। तो जेम्स का मतलब होता है जो हमारे आभूषण होते हैं ना, जो हम रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, हार पहनते हैं, तो उनमें जो पत्थर लगे हुए रहते हैं ना, वो बहुत हार्ड होते हैं, उनको बोलते हैं जेम मिनरल। बहुत हार्ड यानी कठोर होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है, जैसे हीरा। हीरा बहुत हार्ड होता है। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी। तो उनको फिर ज्वेलरी में रखा जाता है, क्योंकि वो हार्ड भी होते हैं और वो बहुत कम मिलते हैं, उनके पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू भी होती है, तो उनको ज्वेलरी बना के लोग पहनते हैं। कॉपर इज अनोदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर जो है, अब एक बात बताओ, कभी किसी को गले में लोहा पहने हुए देखा? लोहे का हार नहीं देखा ना, सोने का ही देखा। क्यों? क्योंकि हमेशा इंसान वो चीज पहनने की कोशिश करता है जो महंगी हो, ताकि वो दूसरों से अपने आप को अमीर दिखा सके। अब लोहा तो बहुत सस्ता है, तो हर किसी को मिल जाएगा, तो लोहे का हार कोई नहीं पहनता। लेकिन सोना जो है वो नहीं मिलता, तो सोने का हार पहनते हैं, ठीक है। और बाकी बात करें तो नॉर्मल पत्थर हर कहीं मिल जाएगा, लेकिन हीरा और मोती, माणिक और नीलम, इस टाइप के पत्थर जो नहीं मिलते, बहुत महंगे, उनको लोग पहनना पसंद करते हैं। तो जो पत्थर कम मिलते हैं और दिखने में अच्छे होते हैं, उनको लोग आभूषणों के रूप में काम में लेते हैं, वो महंगे होते हैं। और जो कॉपर है यानी तांबा है, तांबा क्या क्या काम में लेते हैं? तांबा से भाई हम सिक्के भी बनाते हैं, और तांबा से पाइप भी बनते हैं, तांबे के तार भी बनते हैं, कॉपर वायर भी बनते हैं। सिलिकॉन जो है उसको काम में लेते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में, और ये क्वार्ट्ज से निकलता है। सिलिकॉन जो है एक तरीके का मिट्टी से ही बनता है, ऐसे मान लो रेत से बनता है ना सिलिकॉन, क्वार्ट्ज से निकलता है। और सिलिकॉन से क्या बनता है? कंप्यूटर के जो हमारे मदरबोर्ड वो नहीं होते क्या, चिप देखी होगी आपने, उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें लाइनें से रहती है, वो चिप सारी जो बनती है वो सिलिकॉन से बनती है। थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा, ये शायद लग रहा है मुझे, है ना, सिलिकॉन से बनती है। ओके। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट। तो देखो बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है, यानी कि कच्चा जो होता है ना एल्यूमिनियम, उसको बोलते हैं बॉक्साइट। फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है, और प्रोसेस करके उससे एल्यूमिनियम बनाते हैं हम, है ना। तो जो कच्चा निकलता है धरती से, उसको एल्यूमिनियम नहीं बोलते, उसको बॉक्साइट बोलते हैं। फिर जब उसको प्रोसेस कर देते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, फिर काम में लेना एक बनता है, तब उसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियां बनाने काम में आता है। जो गाड़ियां अधिकतर बनती है वो एल्यूमिनियम से बनती है, क्योंकि हल्का होता है लोहे से। लोहे से गाड़ी बनाएंगे तो भारी बनेगी, और एल्यूमिनियम से हल्की बनेगी। इसीलिए आजकल देखते हो भारत में बहुत थर्ड क्वालिटी की गाड़ियां बनाती है, मारुति सुजुकी टाइप की कंपनियां, जो ठुकते हैं बिखर जाती है। तो वो क्या होता है, उसमें ज्यादा एल्यूमिनियम काम में ले लेते हैं वो। तो एकदम पतला एल्यूमिनियम काम में लेते हैं, ताकि वजन कम रहे और माइलेज ज्यादा दे। ज्यादा माइलेज देने के चक्कर में लोगों की सेफ्टी के साथ समझौता कर लेते हैं। एरोप्लेन बनाए जाते हैं इससे, और गाड़ियां बनाई जाती है। बोटलिंग इंडस्ट्री यानी कि बोतलें बनाई जाती है एल्यूमिनियम से। बिल्डिंगों में काम में लिया जाता है, और किचन में कुकवेयर में काम में लिया जाता है। जैसे हमारे इस कई बार क्या होता है, प्रेशर कुकर और स्टोव, ये भी हम एल्यूमिनियम से बनाते हैं, ठीक है। अब बात करें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। कंजर्वेशन का मतलब क्या कि इनको बचाओ। क्यों बचाओ? क्योंकि हर मिनरल धरती में हर मिनरल जो है वो धरती में लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो अगर हम उनको काम में लेते रहेंगे और उनको बचाएंगे नहीं, तो वो खत्म हो जाएंगे। आगे वाली जनरेशन के लिए कोई मिनरल बचेगा ही नहीं। तो हमें मिनरल को बचाना भी चाहिए। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने पढ़ा था ना कि दो टाइप के रिसोर्स होते हैं जब रिसोर्स का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। एक तो होता है रिसोर्स रिन्यूएबल, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होता है जो कि बदलता रहता है और नया आता रहता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो नया नहीं आएगा। आपने खत्म कर दिया तो हो गया खत्म। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल. The rate of formation is much smaller than the rate which at human are consuming these minerals.
तो बोलता है कि बहुत हजारों करोड़ों साल लगते हैं मिनरल्स को वापस बनने में, लेकिन हम इतनी फास्ट तरीके से उनको कंज्यूम कर रहे हैं कि नए जब तक बनेंगे तब तक तो हम खत्म कर चुके होंगे सारे। It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metal is another way in which the metal resources can be conserved. तो बोल रहा है कि साहब एक तो आप माइनिंग जो कर रहे हो उसमें वेस्ट नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा आप निकालो, ज्यादा से ज्यादा उसको काम में ले लो। दूसरा कि मान लो कोई मोबाइल है वो बन गया, तो मोबाइल में बहुत सारे मिनरल काम में लिए होंगे, ठीक है। कोई घड़ी है वो बन गई, उसमें बहुत सारे मिनरल काम में आए होंगे। कोई गाड़ी है वो बन गई तो उसमें भी लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, तार वार ये सब काम आएंगे, कॉपर काम आया होगा। तो बोले कि उनको रिसाइकिल करो, यानी वो चीज़ अगर खराब हो गई तो उसके मिनरल वापस से निकालो, उनको वापस गलाओ और फिर उनको वापस से काम में लो किसी और चीज़ में, ऐसा बोल रहे हैं। तो इससे हम क्या होगा, मिनरल बचा पाएंगे और आगे की आवश्यकता भी हमारी पूरी होती रहेगी, वरना हम खत्म कर देंगे और सबको खराब कर देंगे तो फिर आगे काम कैसे चलेगा हमारा। अब बात करते हैं पावर रिसोर्सेज की। पावर रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जिनसे हमें पावर मिलती है। पावर, शक्ति, ताकत। वो ताकत किसी भी तरीके की हो सकती है। वो हो सकता है कि चाहे वो जो तेल हम अपनी गाड़ी में डालते हैं जिससे कि फिर हमारी गाड़ी को स्टार्ट करके जब हम स्पीड का बटन दबाते हैं तो गाड़ी को पावर मिलता है, गाड़ी अपने आप चलती है। या फिर वो ताकत वो भी हो सकती है कि जो कोयला हम काम में लेते हैं और उसके नीचे हम टोपिया रख के अपना पानी गर्म करते हैं, तो वो भी एक पावर है। तो जिस भी चीज़ से हमें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, आग मिलती है, उसको बोलते हैं हम पावर रिसोर्सेज। इसमें ना सिर्फ कोयला आता है, इसमें ना सिर्फ पेट्रोल आता है, इसमें ना सिर्फ बाकी चीज़ें आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, बल्कि इसमें वो लकड़ी भी आती है जो आप काट के लाते हो, फिर वो सूखी लकड़ी को जलाते हो तो उससे भी गर्मी मिलती है, वो भी पावर रिसोर्सेज में आएगा। तो दो टाइप के पावर रिसोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कन्वेंशनल सोर्सेज और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है कि वो सोर्सेज जो हम हमेशा से काम में लेते आ रहे हैं, पारंपरिक है ना, परंपरागत जो हमारे सोर्स है पावर के, उनको बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कौन कौन से वो सोर्सेज जो हम कई 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 हजारों सालों से काम में लेते आ रहे हैं इंसान? तो होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय से कॉमन यूज में, यानी लोग उनको काम में ले रहे हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो क्या बोलते हैं फायरवुड? फायरवुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी जिसको हम जलाने काम में लेते हैं। और फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल में जो है आपका केरोसिन भी आता है, डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, ये सारे फॉसिल फ्यूल में आते हैं। तो फायरवुड की बात करें, फायरवुड क्या होती है तुमको पता नहीं? लकड़ी जो होती है उसको जलाते हैं हम। तो इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आर कंट्री। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। तो बोला कि भाई साहब ये खाना बनाने के लिए और पानी वानी गर्म करने के लिए काम में लेते हैं लोग, और सर्दी में तपने के लिए काम में लेते हैं। शहरों में तो हो सकता है कि बिजली आ गई हो और उसके अलावा गैस का कनेक्शन मिल गया हो, लेकिन गांव में आज भी बहुत ज़्यादा चूल्हे जलाए जाते हैं। चूल्हों में फायरवुड यानी कि ये लकड़ी जलाई जाती है। तो 50% तो नहीं होगा आजकल, लेकिन 40% अभी भी लोग क्या लेते हैं? फायरवुड यानी कि चूल्हा और ये काम में लेते हैं। इसी के लिए हमारी सरकार ने उज्ज्वला गैस स्कीम चालू की थी कि जो औरतें हैं वो लकड़ी जला के जब भी बनाती है कुछ खाना तो उसमें बड़ा प्रदूषण फैलता है, बड़ी धुआं निकलती है और उस धुआं से उनको कई बीमारियां होती है। तो बीमारियां खत्म हो तो वो चाहते हैं, सरकार चाहती है कि ये फायरवुड का उपयोग बंद कर दे लोग, क्योंकि इससे प्रदूषण भी फैलता है, इससे बीमारियां भी होती है। उसकी जगह रसोई गैस काम में लेने लग जाए, क्योंकि वो क्लीन फ्यूल होता है। क्या होता है? रसोई गैस क्लीन फ्यूल होती है, यानी गैस हम जब जलाते हैं अपने घर में जब, तो उससे कोई धुआं नहीं निकलता। लेकिन अगर अंदर उसी घर में तुम चूल्हा जलाओगे और उसमें लकड़ी डालोगे, पेड़ पौधों की, तो धुएं से भर जाएगा पूरा घर। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है, ठीक है। Remains of plant and animals which buried under the earth from million of year ago got converted by the heat and pressure into fossil fuel। तो मैंने बताया फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि जब धरती के अंदर बहुत सारे जानवर वो मर के दब जाते हैं तब तो उससे बन जाता है तेल, और पौधे दब जाते हैं, पौधे, तो उससे बनता है कोयला, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। Fossil fuels such as coal, petroleum, and natural gas are the main sources of conventional energy। तो ये फॉसिल फ्यूल भी कन्वेंशनल एनर्जी में ही आते हैं। किस में आते हैं ये? कन्वेंशनल एनर्जी में। कौन कौन से होते हैं फॉसिल फ्यूल? एक तो होता है कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल है और ये कन्वेंशनल सोर्स में आते हैं, यानी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में आते हैं। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे इसने डायग्राम बनाया हुआ, वो देखो ऑयल, नेचुरल गैस, इनके कुछ एडवांटेज दिए, कुछ डिसएडवांटेज दिए, है ना, ये पढ़ लेना, ठीक है। फायरवुड दिया है, कोल दिया है, इनके कुछ एडवांटेज दिया, डिसएडवांटेज दिए। जैसे कि फायरवुड में देखो क्या एडवांटेज होगा, लकड़ी जो है वो आराम से मिल जाती है, कोई भी पेड़ आपको मिला आसपास में काटो और जलाओ, इससे एनर्जी आराम से मिल जाती है। लेकिन इससे क्या होता है कि भाई कलेक्शन में टाइम लगता है, पेड़ काटने में, उसको सुखाने में टाइम लगेगा। दूसरा, इससे प्रदूषण बहुत फैलता है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट फैलता है और इससे पेड़ काटते तो डिफोरेस्टेशन होता है, तो इसके नुकसान है। तो इसी तरीके से अलग अलग जो हमारे फ्यूल्स है उनके नुकसान और फायदे दिए हुए, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मल चीजें ज़्यादा कोई पढ़ाने लायक है नहीं। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। किसका रिजर्व लिमिटेड है? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, ये लिमिटेड है धरती में। सारा निकाले काम में ले लेंगे तो फिर आगे नहीं बचेगा, और बनने में बहुत टाइम लगता है। फिर से कोई उल्का पिंड आएगा, फिर से कोई बहुत हजारों करोड़ों जानवर दबेंगे, फिर कब जाके करोड़ों साल में पेट्रोल बनेगा। तो अभी जो है उसको अगर तुमने सारा काम में ले लिया और उसमें बचाया नहीं तो आगे और नहीं मिलने वाला। फिर the rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of formation, so they're likely to be exhausted soon।
भाई बहुत ज़्यादा काम में ले रहे हैं हम और ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। कोयले की बात कर ले, कर लो भाई। कोयला कैसा होता है? काला। ये देखो औरतें जो है ना गाँव में इस तरीके से लकड़ियाँ लेके आती है, अभी भी लेके आती है, हमारे गाँव में भी लेके आती है। और लकड़ी की लड़ाई कर लेते हैं लोग गाँव में, जो है ना बांट के रखते हैं, पहाड़ जो है वो बटा हुआ रहता है कि पहाड़ का ये हिस्सा इस गाँव का है, ये हिस्सा उस गाँव का है, तो उस गाँव वाला इस गाँव वाले हिस्से में आके लकड़ी नहीं काट सकता और इस गाँव वाला उस गाँव वाले में नहीं जा सकता, ये भी सिस्टम होता है। कोयला, this is the most abundantly found fossil fuel. It is used as domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines and generate electricity. तो कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है, इसको घरों में भी काम में लेते हैं। इसको सबसे ज़्यादा तो हमारे भारत में जो कोयले को काम में लेते हैं ना, वो लेते हैं बिजली बनाने के थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उनमें बिजली बनाने के लिए कोयला काम में लेते हैं। उससे क्या होता है, हम गर्मी पैदा करते हैं, आग लगाते हैं कोयले से, फिर उससे पानी गर्म होता है, पानी की भाप बनती है, फिर भाप टरबाइन को चलाती है और टरबाइन बिजली बनाता है। ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयल इज कोल्ड थर्मल पावर। जो कोयले से बिजली बनती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। थर्मल का मतलब गर्मी और आग से बनी हुई पावर, तो गर्मी कौन देता है? कोयला, तो उसको बोलते हैं थर्मल पावर। तो कई लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आती, उनको चाहिए पीडीएफ, भाई पीडीएफ दे दो। भाई ये एनसीईआरटी जो है ना, ये खुद ही पीडीएफ है, इससे जब पीडीएफ कोई मिल नहीं सकता तुमको, चित्र वित्र दिए हुए हर चीज समझाई हुई है। तो इससे मैं समझा रहा हूँ, समझ लो, और उसके बाद में ये डाउनलोड कर लो और इससे पढ़ो। इससे अच्छा कोई पीडीएफ दुनिया में है ही नहीं। इसको क्या शॉर्ट करूँ मैं? ये शॉर्टेस्ट चीज है भाई सब्जेक्ट को समझाने के लिए, कम से कम शब्दों में एकदम बढ़िया से बढ़िया बातें इसमें लिखी हुई है, इसलिए मैं डायरेक्ट लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे पौधे जब दबे थे जमीन के नीचे, तब कोयला बना था। तो कोयले को हम बरीड सनशाइन भी बोलते हैं, यानी कि जो सूरज की जो चमक है जो दब गई। तो पौधे क्या होते हैं? सूरज की रोशनी से बड़े होते हैं ना, सूरज की रोशनी से तो खाना बनाते हैं वो, तो वो दब गए तो उसको बोलते हैं बरीड सनशाइन, दबी हुई सूरज की चमक। ध्यान रखना इस नाम को, कभी पूछ सकते हैं, बरीड सनशाइन। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो ये है चीन, अमेरिका, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इनमें सबसे ज़्यादा कोयला होता है। हमारे भारत में भी कोयला मिलता है, लेकिन वो लो क्वालिटी का कोयला है, लो क्वालिटी का। कोयले की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है? जैसे मान लो ये पौधे दब गए आज, है ना, ये जमीन के नीचे, मान लो ये बहुत सारे पौधे थे, ये बहुत सारे पौधे जमीन के नीचे दब गए, यहाँ पे जमीन आ गई, तो कितने साल तक और कितने दबाव में ये रहेंगे, यानी कितने नीचे दबे हुए हैं, कितना इन पे वजन पड़ रहा है और कितने सालों से दबे हुए हैं, उससे इसकी क्वालिटी निर्धारित होती है। अगर कम साल, मान लो कोई कोयला सिर्फ और सिर्फ 10,000 साल ही दबा हुआ है, और एक दूसरा कोयला है जो 50,000 साल दबा हुआ है, और एक तीसरा कोयला है कहीं पे जो 1 लाख साल दबा हुआ है, तो 1 लाख साल दबा हुआ कोयला सबसे बढ़िया होगा, 50,000 साल वाला थोड़ा कम बढ़िया होगा, और 10,000 साल वाला उससे भी कम बढ़िया होगा। तो इस तरीके से कितने साल तक दबे रहे और कितने वजन के नीचे दबे रहे, उससे क्वालिटी कोयले की निर्धारित होती है, ठीक है। टाइम लगता है इसको बढ़िया बनने में। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज। भारत में रानीगंज में कोयल मिलता है, झारिया में मिलता है, धनबाद में मिलता है, बोकारो मिलता है। ये सारे झारखंड में है, रानीगंज और झारिया, धनबाद, बोकारो। नाम याद रखना, इनके बिल्कुल नाम याद रखने पड़ेंगे, कोयला बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो रानीगंज, धनबाद, बोकारो और झरिया, ये झारखंड में जहाँ पे कोयला मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम पेट्रोलियम यानी कि तेल की, यानी कि पेट्रोल की। तो the petrol that keeps your car running as well as oil that keeps your cycle from squinking both begun as thick black liquid called petroleum। तो ऐसा देखो, ऐसे ब्लैक आता है, ये थोड़ा सा इसने येलो दिखा दिया, एकदम ब्लैक टाइप का लिक्विड आता है, उसी से पेट्रोल निकलता है, उसी से डीजल निकलता है, उसी से जो हम लुब्रिकेंट डालते हैं, ग्रीस डालते हैं अपने साइकिल में जिससे चेन उसकी ठीक रहे, वो निकलता है। सब कुछ इसी से निकलता है। इसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी में लाया जाता है, फिर छाना जाता है, फिर उसी से अलग अलग चीजें निकलती है। अच्छा, इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरिया। तो क्या होता है भाई, जमीन होती है, देखो जमीन है ये, है ना, अब इस जमीन के बहुत नीचे होता है पेट्रोल, और क्या होता है मैंने बताया ना, सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। जैसे ये एक रॉक है जमीन के नीचे, अब इसके बीच में यहाँ पे पेट्रोल है ना, यहाँ पे पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि चट्टान में भरा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे मान लो चट्टान उसके लिए बर्तन का काम कर रही है, और ये करोड़ों लीटर पेट्रोल है। तो ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से ड्रिल करेंगे और एक पाइप डालेंगे, चट्टान को तोड़ेगा और तोड़ के फिर इस पेट्रोल में जाएगा, और फिर यहाँ से इसको खींचेंगे ऊपर, खींच के और फिर निकालेंगे, फिर इसको साफ करेंगे। तो ये चट्टान कहीं भी हो सकती है, ये धरती के नीचे भी हो सकती है, और ये हो सकता है कि ओशन में, समुद्र में जो पानी भरा हुआ है, पानी के नीचे भी जमीन होती है ना, कि जमीन पे तो पानी भरा हुआ रहेगा समुद्र का, तो इस जमीन के नीचे भी भाई साहब ड्रिल करते हैं ऊपर से समुद्र में से, और जमीन के नीचे ड्रिल करके फिर समुद्र में से भी निकालते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑन शोर और ऑफ शोर। ऑन शोर तो बोलते हैं जो जमीन पे, और ऑफ शोर का मतलब जो समुद्र के अंदर हम पेट्रोल निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं। दिस इज सेंट टू रिफाइनरीज विच process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic, lubricant। तो प्लास्टिक भी इसी से निकलता है, मतलब जो ये अपन कच्चा तेल निकालते हैं ना, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग जब सबसे बढ़िया चीज़ होती है वो तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये होती है। उसके बाद में इसमें वैक्स भी निकलता है, जो ग्लीसरीन तुम काम में लेते हो वो भी इसमें निकलती है, और इसके अंदर प्लास्टिक भी निकलता है, ठीक है, प्लास्टिक भी इससे बनता है, लुब्रिकेंट्स भी इससे बनते हैं, और सारी चीज़ों को अलग अलग करके फिर बेच दिया जाता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम, ये कच्चा तेल जो जमीन के नीचे से निकलता है, इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। क्यों? कि कलर में ये ब्लैक होता है, और गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत होती है। पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, अंबानी कैसे बना, उसके पास रिफाइनरी है जो पेट्रोल को छानती है,
तो उससे देखो इतना अमीर बन गया, तो इसका मतलब ये ब्लैक गोल्ड है, काला है लेकिन सोना है। एस दे आर वेरी वैल्यूएबल, सोना असली सोना नहीं है, इसको बोलते हैं सोना कि भाई इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। तो जो ये गल्फ कंट्री है ना, गल्फ कंट्री ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। देखो मैं दिखा देता हूँ अगर गूगल अर्थ मेरी चल गई हो तो। हाँ, बंद हो गई। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये जो गल्फ कंट्री है, रेगिस्तानी कंट्री है, इनमें रेगिस्तान अधिकतर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम निकलता है। हमारे भारत में भी निकलना स्टार्ट हुआ अभी, राजस्थान में थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी हमारे बहुत कम निकलता है। हम भी दूसरे देशों से मंगाते हैं, तो इसीलिए हमारे पेट्रोल महंगा है, क्योंकि हमको दूसरे देशों से मंगाने पड़ता है, हमारे इतना निकलता नहीं। देखो ये वाले हैं वो देश, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। इस साइड जाएंगे ना, इस साइड जाएंगे, देखो ये ईरान आ गया, ये सऊदी अरेबिया आ गया, कतर आ गया। इस साइड में ये वाला जगह जो है ना, इस जगह पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकलता है हमारे भारत में। यहाँ पे निकलता है कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान की साइड में, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर हमने खोज किया, थोड़ा बहुत निकल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं निकल रहा कि हम हमारी आवश्यकता को खुद ही पूरी कर सकें। इसलिए हमें मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट करना पड़ता है तो भाई वो जिसके पास मंगाएंगे वो अपने हिसाब से पैसे लेगा, तो वो ज़्यादा पैसे लेते हैं तो हमारे तेल महंगा हो जाता है, कम लेते तो कम सस्ता हो जाता है। लेकिन आजकल तेल बहुत महंगा चल रहा है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। तो यूएसए में भी तेल निकलता है, वेनेजुएला में निकलता है, ये साउथ अमेरिका में है, और रशिया में भी निकलता है, और अल्जीरिया में भी तेल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर दिग्बोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। तो डिगबोई है एक जगह का नाम है जो आसाम में, वहां से तेल निकल रहा है। बॉम्बे हाई जो है ना ये क्या है, बम्बई के पास में समुद्र में है जगह, जहां से नीचे खड्डा खोद के ड्रिल करके पाइप डाल के तेल निकाला जा रहा है, तो वहां पे बहुत तेल निकलता है। उसके अलावा कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है ना, डेल्टा मैंने बताया था क्या होता है। डेल्टा होता है कि जहाँ पे करोड़ों सालों से जो नदी है वो चीजें ला ला के इकट्ठा करी समुद्र के पास में, तो उसने बहुत सारे जानवर भी लाए होंगे, वो दब गए होंगे वहाँ पे, तो उनका पेट्रोल बन गया। करोड़ों साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां से भी निकालते हैं। और बाड़मेर से भी निकलता है राजस्थान में, इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन मान लेना बाड़मेर से भी निकलता है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो जिस तरीके से पेट्रोल चट्टान के नीचे मैंने बताया ना बीच में भरा हुआ रहता है, और उसमें हम ऊपर से धरती में से वो डालते हैं, पाइप पर फिर निकालते हैं, वैसे नेचुरल गैस भी ऐसे ही भरी हुई रहती है, उसको भी इस तरीके से निकाला जाता है। नेचुरल गैस इज फाउंड विद इन पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सर्फेस। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। तो रशिया, नॉर्वे और यूके और नीदरलैंड्स, ये देशों के नाम है जो जिनमें सबसे ज्यादा नेचुरल गैस बनती है। रशिया में बहुत ज़्यादा बनती है। रशिया ने अभी जो युद्ध हो गया यूक्रेन के साथ में, तो उस वजह से क्या हुआ कि यूके वालों को गैस देना बंद कर दिया, तो गैस की बहुत किल्लत हो गई वहाँ पे। तो रशिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस निकलती है। जो ठंडे क्षेत्र है ना, वहाँ पे पेट्रोल और गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, और जो बड़े क्षेत्र है, भारी क्षेत्र है, जैसे कि गर्म क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो निकलती है। रेगिस्तान में ज़्यादा क्यों निकलती है? क्योंकि रेगिस्तान का जो भी क्षेत्र है ना आज की डेट में, जहाँ पे भी रेगिस्तान, वहाँ पे कोई टाइम पे समुद्र था, और समुद्र में तुमको पता है बड़े बड़े जानवर होते हैं, बड़ी बड़ी व्हेल मछली कितनी कितनी बड़ी होती है, 40-40 हाथियों के बराबर। तो वो सब मर गई और वहाँ पे दब गई जब धरती का उथल पुथल हुआ था, तो वो दब गई, तो उनका बहुत ज़्यादा तेल बन गया, तो रेगिस्तान में आज मिलता है। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, त्रिपुरा, ये एरिया है, और ऑफशोर मुंबई है जहाँ पे नेचुरल गैस हम निकालते हैं। वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व देयर ओन। तो बोल रहा है कि साहब नेचुरल गैस चाहिए सबको, यानी कि जो खाना बनाने के लिए गैस हम काम में लेते हैं, गाड़ियों में भी काम में आती है, तो ये चाहिए सबको। लेकिन बहुत सारी देशों के पास में इतनी गैस के स्टोरेज नहीं है कि वो अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा कर सके, तो इसलिए उनको मंगानी पड़ती है दूसरे देशों से। हम भी भारत में भी नेचुरल गैस दूसरे देशों से मंगाते हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज लेड टू द डिप्लेशन एट द अलार्मिंग रेट। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज फॉर कंसर्न। अनचेक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक एन अनचेक ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। तो बोल रहा है कि भाई साहब हमने बहुत ज़्यादा काम में लेने लगे तो अभी खत्म हो जाएंगे कोई ना कोई दिन, हमको काम में लेना कम करना चाहिए। और दूसरा, जब हम इनको जलाते हैं तो इनसे बहुत सारी गैसें निकलती है, पेट्रोल से ऐसी ऐसी गैसें निकलती है, और ऐसे ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो प्रदूषण करते हैं वातावरण में, तो वो भी एक खराब चीज़ है। और दूसरा, हम अगर इनको ध्यान नहीं देंगे कि हम इनको काम में लेंगे, आराम से काम में लें, बचा के रखें, तो ऐसा ही होगा जैसे एक जो नल है जो खुला छोड़ दिया हमने, कहीं नल हम खुला छोड़ दे, टंकी खाली हो जाती है ना, उसी तरीके से नीचे वाली टंकी जो जिसमें पेट्रोल भरा वो भी खाली हो जाएगी कोई से दिन, ऐसा बोल रहा है। दिस हैड लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लियर एंड अनरिलेटिव टू फॉसिल फ्यूल। तो बोले कि यार फॉसिल फ्यूल एक दिन खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा ये प्रदूषण भी फैलाता है, तो इसलिए हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमने नॉन कन्वेंशनल, अभी जो हम पढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल, और उसके अलावा हमने पहले जो पढ़ी थी लकड़ी वकड़ी जलाते हैं, उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ फ्यूल, यानी कि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, यानी जो हम हमेशा से काम में लेते आ रहे हैं। तो नॉन कन्वेंशनल क्या होगा? नॉन कन्वेंशनल वो होगा जो कन्वेंशनल नहीं है, यानी जो हमेशा से काम में नहीं ला रहे, नए नए जो हम अनुसंधान करके निकाल रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है जो पहले काम में लेते थे लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके निकाला। जैसे कि सोलर पावर, जो सूरज से ऊर्जा मिल जाती है,
प्लेट लगा दो, प्लेट डायरेक्ट बिजली बना देती है, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आते हैं और बोल रहे कि हम अब पेट्रोल को छोड़ के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की ओर जा रहे हैं। जैसे हमने गाड़ियां भी पेट्रोल वाली छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा इसलिए सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि प्रदूषण कम हो। ठीक है, अब बात करते हैं हाइडल पावर की। हाइडल पावर कुछ नहीं होता, हाइडल पावर होता है कि जब पानी से बिजली बनती है ना, तो मैंने बताया था कि ऐसा एक डैम रहता है, उसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाएगा खूब सारा। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा सिस्टम बनाया जाएगा, ये पानी को छोड़ा जाएगा पाइप से, एकदम जोर से आएगा ये पानी, क्योंकि ऊपर बहुत सारा पानी है। फिर यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ रहेगा, इस पानी से टरबाइन घूमेगा, फिर ये पानी आगे छोड़ दिया जाएगा, तो टरबाइन घूमेगा तो ये बिजली बनाएगा, फिर बिजली को तारों से भेज देंगे। तो देखो ये रहा, यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पानी ऐसे आता है, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है ये, तो ये इस पानी से टरबाइन घूमता है, ये बिजली बनाता है, और फिर ये पानी को आगे छोड़ देते हैं, और उसके बाद में यहाँ से ये बिजली यूँ देखो यूँ इसमें जाके खंभों में जाके हमारे घर तक पहुँचा दी जाती है। ये सारा सिस्टम होता है। ठीक है, पढ़ना मुझे लगता नहीं इसको जरूरी है, समझ गए तुम क्या होता है, हाइडल पावर कैसे बनती है। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। नॉन कन्वेंशनल का मतलब जैसे कि मैंने बताया अभी कि सोलर ऊर्जा जो हमने नई बनाई है, उसके अलावा यूरेनियम हो गया, हाँ, इस तरीके की नॉन कन्वेंशनल है जो कि परंपरागत नहीं है और ये खत्म भी नहीं होगी लगभग लगभग। सौर ऊर्जा जो है, सूरज की हम प्लेट लगाते हैं घर पे, तो जब तक सूरज रहेगा तब तक हमको मिलती रहेगी बिजली, तो खत्म थोड़ी होगी, नहीं होगी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज leading to its shortage. The sense estimated that if present rate of consumption continues, the reserve of the fossil fuel will get exhausted. Moreover, their use also cause environmental pollution. तो बोल रहा है कि साहब अगर हम present यूज यानी आज जैसा यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, तेल का, पेट्रोल का, इनका, कोयलों का, तो ये खत्म हो जाएंगे एक दिन, और इनको काम में लेने से बहुत सारा प्रदूषण भी फैल रहा है। इसीलिए हमने क्या सोचा कि हमने सोचा कि भाई नया कोई हम एक ऊर्जा का स्रोत लेके आए जिससे हमको एनर्जी मिलती रहे, तो उसके लिए हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लेके आए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी का मतलब कि सूरज से जो हमें ऊर्जा मिलती है, उससे जो हम वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और उसके अलावा विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा होती है, पवन चक्कियां लगी रहती है, कहीं पे दिखाया होगा पवन चक्की भी, दिखाया गया, पवन चक्की नहीं दिखाया इसने। तो पवन चक्की होती है जो चलती है, हवा से घूमती है और उससे बिजली बनती है, तो हवा भी चलती रहेगी हमेशा धरती पे, हवा भी कभी खत्म नहीं होगी, तो ये बिजली भी खत्म नहीं होगी। उसके अलावा टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी जब हम टाइड्स पढ़ रहे थे ना, तब मैंने बताया था कि जब टाइड आता है तो एक वही डैम बना दिया जाता है, और उसी तरीके से बनती है जैसे कि हाइडल एनर्जी बनती है। लेकिन टाइडल एनर्जी हाइडल एनर्जी से अलग ऐसे है, क्योंकि हाइडल एनर्जी तो वहाँ पे होती है जहाँ पे पानी से पानी मतलब बरसात से पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे अपन डैम बनाते हैं। लेकिन टाइडल एनर्जी में समुद्र का पानी ऊपर आता है, उसको हम रोकते हैं, फिर उससे बिजली बनाते हैं। ठीक है, ये रिन्यूएबल है, यानी कि रोज टाइड आएगा रोज बिजली बनेगी, रोज सूरज चमकेगा रोज बिजली बनेगी, रोज हवा चलेगी रोज बिजली बनेगी। अच्छा, सोलर एनर्जी की बात करें, सबसे पहले सौर ऊर्जा यानी कि सूरज की धूप से बनने वाली ऊर्जा। सन्स हीट लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे ऊपर तो लाइट पड़ती है सूरज की, हमको गर्मी लगती है, लेकिन उस गर्मी को डायरेक्ट हम काम में नहीं ले सकते। तो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके एक ऐसी ऐसी एक प्लेट बनाई, उसके अंदर लगाई सोलर सेल। इन पे जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो इनमें ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि ये इस सूरज की रोशनी की गर्मी को बिजली में बदल देती है, और फिर हमको बिजली मिलने लग जाती है। मेनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कुछ फायदे नुकसान दिए हुए अलग अलग एनर्जी के देख लेना। ठीक है, power for heating and lighting purpose. The technology utilizing solar energy benefits a lot of tropical country that are blessed with the abundant sunshine. तो ट्रॉपिकल कंट्री क्या होती है, मैंने पहले ही बता चुका बहुत बार कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री है, ये नीचे की साइड 23.5 डिग्री है, तो इनके बीच की जो कंट्री होती है उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सूरज की गर्मी मिलती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिन तक सूरज चमकता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सूरज की जो गर्मी में पावर जो है यहाँ पे होता है। तो इन कंट्रियों में आराम से सोलर प्लेट काम में लेके बिजली की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इन कंट्रियों को भगवान ने वरदान दिया है सूरज की गर्मी का। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। तो आपने देखा होगा कि एक लाइट लगी रहती है आजकल, यूं लाइट लगी हुई है ये खंबे पे, है ना, और इसी के ऊपर सोलर प्लेट भी लगी हुई है, यानी दिन में तो ये चार्ज हो जाएगी, रात में ये लाइट देगी, कोई इसको बिजली देने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलती है, क्योंकि वो चार्ज उससे हो जाती है। उसके अलावा कुकर भी होते हैं, सोलर हीटर भी होते हैं, ऊपर आप प्लेट लगा दो, उससे नीचे पानी गर्म होगा, इस टाइप का भी सिस्टम आता है। तो ये सारे में काम में लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों में भी ऐसे सोलर प्लेट लगाने लग गए लोग, ताकि कहीं दूर दूर ऐसी जगह पे जहाँ पे बिजली के लिए तार नहीं बिछाने पड़ेंगे, सीधा वो लाइट लगाओ, उसके ऊपर सोलर प्लेट लगाओ और काम हो गया खत्म। ये तो हो गई सोलर एनर्जी की बात में। अब बात करते हैं विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है कि पवन चक्की लगाई जाती है, ऐसे देखो, ऐसे एक बड़ा सारा खंभा होता है, दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा, ऐसे एक बड़ा सारा खंभा होता है, उसके ऊपर फिर ऐसे एक शाफ्ट लगाई जाती है, फिर इस पे ऐसे बड़े बड़े पंखे होते हैं ना, ये बड़े बड़े पंखे घूमते हैं, फिर इस घूमने से क्या होता है, नीचे टरबाइन घूमता है, यहाँ पे टरबाइन लगा होता है, वो भी घूमता है, फिर वो बिजली बनाता है, फिर बिजली को आगे भेज देता है। ऐसा बनता है पवन चक्की का सिस्टम। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होगा, उसको बोलते हैं, है ना। तो हवा जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला सोर्स है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स एट हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो बोल रहा है कि साहब पहले भी हवा को काम में लेते थे लोग, हवा से जो घूमता था ये चक्रा, इससे घुमाते थे वो, और पानी ऊपर खींचते थे, या फिर चक्की बनाते थे। मान लो ये लग रहा है, इसको आगे चक्की से जोड़ दिया, फिर चक्की घूम रही है तो वो आटा पीस रही है, ऐसा कर रही है, तो उसमें काम में लेते थे। लेकिन अब हमने जनरेटर जोड़ के इसको बिजली बनाने के काम में भी लेने लग गए। Wind farms having cluster of such wind mills are located in coastal region in mountain
passes very strong and steady winds blow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, US, Spain are noted in the world. तो देखो ये देश है ना, यूएसए, यूके, स्पेन, इनमें बहुत सारे विंड फार्म लगे हुए आते हैं। हम जब लोकल विंड पढ़ेंगे, आगे विंड पढ़ेंगे ना, जब हम हवा के बारे में पढ़ेंगे, हवा के ऊपर भी एक चैप्टर है, उसमें लोकल विंड आएगा, उसमें आएगा सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, है ना, वैली ब्रीज। तो ये क्या होता है, समुद्र के किनारे रोज हवा चलती है, रोज रोज चलती है हवा, है ना, रोज ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो उससे डेली हवा मिलेगी, तो डेली विंड मिल चल सकती है, तो वहाँ पे लगाई जाती है, वैलीज में लगाई जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है, माउंटेन्स में लगाई जाती है, माउंटेन पासों में, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के पास में भी हवा चलती है। क्यों चलती है वो हम उसमें पढ़ेंगे, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ यार ये हवा तो रोज चलती है, तो इस हवा को काम में लेकर हम बिजली बना सकते हैं। तो ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी, जब तक समुद्र रहेगा, जब तक माउंटेन रहेगा। अब जो लेटेस्ट जो नया नया जो आया है ना, वो है क्या, न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि हम एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है। अभी हम जो पढ़ रहे थे ना मिनरल्स, तो मिनरल्स में एक होता है एनर्जी मिनरल, एनर्जी मिनरल में मिनरल होता है, उसका नाम होता है यूरेनियम। तो यूरेनियम को काम में लेके हम न्यूक्लियर प्लांट में बिजली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यूरेनियम में होता है फिजन, है ना, यूरेनियम फिजन, यानी वो टूटता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, साइंटिस्ट जो उसकी एक प्रोसेस है जो कि उन्होंने बनाई है, कि उसको डालेंगे वो टूटेगा, टूटेगा तो उसमें से गर्मी निकलेगी, आग निकलेगी। उस आग को काम में लेकर हम पानी गर्म करेंगे, फिर पानी गर्म करेंगे, उसकी भाप बनेगी, भाप बनेगी, वो भाप चलाएगी टरबाइन को, टरबाइन चलाएगी, टरबाइन बनाएगा बिजली। ऐसे बनती है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms and naturally occurring radioactive element like uranium and thorium. तो दो चीजें याद रखना, यूरेनियम का नाम याद रखना और थोरियम का नाम याद रखना। यूरेनियम और थोरियम ये दो है न्यूक्लियर एलिमेंट, जिनसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के जिनको काम में हम लेते हैं। तो दो याद रखो, यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम बहुत कम मिलता है, भारत को मंगाना पड़ता है। थोरियम भारत में बहुत ज्यादा है ना। तो यूरेनियम ज्यादा हाई क्वालिटी होता है, थोरियम थोड़ा लो क्वालिटी होता है, लेकिन दोनों को काम में लिया जा सकता है। यूरेनियम को बम बनाने काम में लिया जाता है, थोरियम बम बनाने काम में नहीं आता। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। तो यूएसए और यूरोप जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत बिजली बनती है, ठीक है। भारत में भी राजस्थान में और झारखंड में लगाए हुए हैं क्या, यूरेनियम के डिपॉजिट है। राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट में, और झारखंड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, वो झारखंड वाले जानते होंगे, वहाँ पे यूरेनियम बहुत मिलता है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनजाइट सैंड ऑफ केरला। तो थोरियम जो होता है ना, एक तो होता है यूरेनियम, थोरियम तो बहुत ज्यादा मिलता है, यूरेनियम इतना ज्यादा नहीं मिलता। तो थोरियम तो भाई साहब जो केरल है ना, केरल के जो तट है ना, तट, वहां पे जो मिट्टी मिलती है, सैंड, रेत, उस रेत में मिल जाता है थोरियम, है ना। तो उसको बोलते हैं मोनजाइट सैंड। तो कहाँ मिलता है थोरियम, कहाँ मिलता है, मोनजाइट सैंड में मिलता है। कहाँ पे मिलता है थोरियम, मोनजाइट सैंड में मिलता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, ओके। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुरा इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड काईगा इन कर्नाटका। तो ये जगहों के नाम याद रखना, राजस्थान में राणा प्रताप सागर में, तारापुर महाराष्ट्र में, काईगा कर्नाटका में, और कलपक्कम तमिलनाडु में। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे पूरे स्टेशन बनाए जाते हैं जिसमें ये सारी प्रक्रिया होती है, फिर बिजली बनाई जाती है। और भारत सरकार बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर स्टेशन नए लगाने की सोच रही है, क्योंकि इससे बिजली बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत ज़्यादा आराम से बन जाती है ना, प्रदूषण भी कम फैलता है, इसलिए अब और भी लगाने की सोच रही है भारत सरकार। लेकिन जापान वालों ने बहुत सारे लगा रखे थे, इनमें समस्या भी है एक, कि कभी गलती हो जाएगी ना, कोई गड़बड़ हो जाएगी तो ब्लास्ट होता है बहुत भयंकर, तो बहुत खतरनाक भी है ये, लेकिन फिर भी भारत सरकार सोच रही है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं मित्रों, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं कि नीचे से जो गर्मी निकलती है, धरती के अंदर से जो गर्मी निकलती है। धरती के अंदर क्या होता है, देखो ये मान लो, चलो मैं उधर ले चलता हूं तुमको, ये है धरती, ये धरती का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे कोई पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ, पानी, खड्डा है, कोई खड्डा था यहाँ पे खड्डा था कोई, और यहाँ पे पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, पानी भर सकता है खड्डे में पानी, कोई बड़ी बात है क्या ना, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, है ना। अब हो क्या रहा है कि खड्डा जो है, वो खड्डे के नीचे दरार भी थी, एक दरार थी, क्या थी, दरार। ये दरार थी जो कि यूं जुड़ी हुई थी नीचे, यूं थी नीचे, और नीचे कहाँ तक जा रही थी ये दरार, वहां तक जा रही थी जहाँ पे लावा है, जहाँ पे नीचे धरती के लावा है ना, गर्मी एकदम पिघला हुआ लावा, यहाँ लावा था, ये लावा है पिघला हुआ, यहाँ तक जा रही थी। तो अब होगा क्या कि इस दरार से पानी भी इसमें जाएगा, और यहाँ पे लावा में जाके पानी गर्म होगा। अब गर्म होगा तो क्या होगा, पानी जलेगा, पानी जल तो सकता नहीं, भाप बनेगा, तो भाप बन के वापस ऊपर आएगा, भाप बन के ऊपर आएगा, फिर इसको भी गर्म करेगा, फिर ये सारे में भाप बन जाएगी, सारा गर्म हो जाएगा, फिर यहाँ से भाप निकलने लग जाएगी, यहाँ से सफेद सफेद भाप निकलने लग जाएगी। तो इसको बोल रहे हैं हम जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, यानी वो एनर्जी, पानी की वो भाप जो कि हम नहीं बना रहे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कोयला जला के भाप बना रहे थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर जो यूरेनियम जला के भाप बना रहे थे, लेकिन अभी नीचे से लावा से ये भाप बन रही है, तो इस भाप को भी तो हम काम में ले सकते हैं। ऑलरेडी जब भाप बन रही है तो भाप को काम में लेकर इससे टर्बाइन चला सकते हैं और इससे एनर्जी बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। वही सारा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ, देख लेना, ठीक है। ये तो न्यूक्लियर का दिया हुआ है, ये जियोथर्मल एनर्जी है, देखो यहाँ से भाप निकल रही है, देखो ये भाप निकल रही है, ये अपने आप निकलती है, और इसमें कोई आदमी कुछ नहीं करता, ये जमीन के नीचे से निकलते हैं। हाँ, कहाँ पे ये, मणिकरण
मणिकरण है, ये मणिकरण कोई जगह है, वहां पे है। इससे लोग क्या करते हैं कि जैसे जहाँ पे ज्यादा भाप निकलती है, ज्यादा गर्म हो जाता है ना पानी नीचे के लावा की वजह से, तो चावल लेके आएंगे कपड़े में और उस चावलों को वहां पे लटका देंगे, ठीक है, कपड़े में बांध के उसमें लटका देंगे पानी में, वो पानी गर्म है, उकल रहा है, तो उससे वो चावल पक जाएंगे, फिर निकाल के खा लेंगे बिना कोई बिजली के, बिना कोई गैस के, आराम से चावल बन गए, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। धरती के अंदर से जो हीट हमें मिलती है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर। तो जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाएंगे जाएंगे और नीचे और नीचे और नीचे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, यानी कि गर्मी बढ़ती रहेगी। समटाइम्स द हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। तो होता है कि साहब पानी अगर नीचे पहुंचा है उस धरती के गर्म के हिस्से के पास में, तो वो गर्म हो जाएगा पानी और उससे निकलेगी हॉट स्प्रिंग, यानी कि भाप निकलेगी और उससे गर्म गर्म पानी निकलेगा। द हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इस हीट एनर्जी को हम पावर यानी कि बिजली बनाने काम में ले सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सर्वल ईयर। तो किस काम में लेते थे, मैंने बताया कुकिंग में लिए, तो चावल लटका दिए, वो चावल आराम से गर्म हो जाते हैं। वहाँ पे हीटिंग के लिए भी काम में लेते हैं कि गर्म पानी के पास आप रहोगे तो आप भी गर्म रहोगे, ठंडे एरिया में हो तो पानी के पास जाके बैठ जाओ, गर्म वाले के पास में गर्म हो जाओगे। और ठंडे एरिया में नहाने के लिए भी लोग उसको काम में लेते हैं कि भाई निकाल लो उसमें से गर्म पानी और नहा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। USA has the world's largest geothermal power plant followed by न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। तो अमेरिका में जो है ना, यूएसए में बहुत सारे जियोथर्मल पावर प्लांट है, और उसका न्यूजीलैंड में है, फिलीपींस में, आइसलैंड में है और सेंट्रल अमेरिका में है। भारत में इतने ज़्यादा नहीं है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। तो दो जगह लगा रखे हैं हमने, एक तो हिमाचल प्रदेश में ये मणिकरण नाम की जगह है जहाँ पे इस तरीके से गर्म पानी निकलता है धरती के नीचे से, और पूगा वैली है लद्दाख में, वहाँ पे हमने लगा रखे हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो इस तरीके से होता है कि यहाँ से हमने डाला, यहाँ से फिर वो भाप निकली, भाप ने जनरेटर चलाया और इससे वो हो गया, क्या बन गया, पानी। अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी की, यानी कि इसको बोलते हैं अपन टाइड किसको बोलते हैं, ज्वार भाटे की एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा इसको हिंदी में बोलेंगे। तो ये मैंने बताया था कि ऐसे एक डैम बना दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही है, समुद्र का पानी जब ऊपर आएगा, तो इसके ऊपर से निकल जाएगा, है ना, अंदर घुस जाएगा, इसके पानी पूरा अंदर चला जाएगा, इन छेदों में से अंदर चला गया पानी पूरा, ठीक है, यहाँ भर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन छेदों को बंद कर देंगे और फिर टरबाइन को चालू करके फिर पानी निकालेंगे, तो वो टरबाइन को भी घुमाएगा, जब पानी बाहर निकलेगा यूं बाहर आएगा, यूं पानी बाहर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये टरबाइन को भी साथ में घुमाएगा और इससे बिजली बनेगी। तो वो ये एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम बिल्डिंग डैम्स एट नैरो openings of sea during high tide season. High tide energy of tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. तो बताइए जब हाई टाइड होता है यानी पानी ऊपर चढ़ता है समुद्र का, तो वो जो पानी ऊपर चढ़ने की एनर्जी है उसको काम में लेकर टरबाइन को घुमाया जाता है, उससे एनर्जी बन जाती है। और ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है, रसिया में लगा हुआ है, फ्रांस में लगा हुआ है, कच्छ की खाड़ी जो हमारे भारत में भी कच्छ की खाड़ी है, अगर भारत की मैं बात करूँ तो यूँ भारत है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा है, तो इस साइड में जो ये कच्छ की खाड़ी है ना, इधर इस साइड भारत के, इसको बोलते हैं, यहाँ पे टाइडल एनर्जी के प्लांट हमने लगा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस का मतलब क्या होता है कि जो कचरा होता है ना, ऑर्गेनिक कचरा मतलब आपकी सब्जी हो गई, फल सब्जी हो गई, या फिर जो जानवर और बाकी के जानवर पोटी करते हैं, है ना, गोबर करते हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह डाल दी जाएगी, एक टंकी सी बनाई जाएगी, उसमें भर देंगे वो और फिर उसको ढक देंगे। अब जो भी चीज़ होती है ना ऑर्गेनिक, जो जानवरों से निकली है या फिर जो जीव जंतुओं से निकली है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जानवर हो, तो वो पड़ी पड़ी सड़ती है। सड़ने से क्या होता है, उसमें कीटाणु और बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, उसको छिड़ा के उसमें से मीथेन निकालते हैं, वो उसको खाते हैं और उसमें से फिर वो मीथेन निकालते हैं, है ना, मीथेन गैस निकालते हैं। और ये मीथेन गैस हम काम में ले सकते हैं खाना बनाने के। तो वही लिखा हुआ है, वो गैस टैंक है, ठीक है, ये गैस टैंक है, यहाँ पे वो बैक्टीरिया ने सारा चीज़ों को सड़ाया और फिर गैस निकली, फिर ये गैस आगे जाएगी और इसको हम अपने गैस चूल्हे में लगा के यहाँ से आग निकलेगी, उससे हम खाना बना सकते हैं। तो ये है बायोगैस वेस्ट सच एज डेड प्लांट, यानी मरे हुए पौधे, टूटे हुए पौधे, और एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, जानवरों की लीद, और किचन वेस्ट जो हम घर का किचन का कचरा होता है, जैसे कि सब्जी काट रहे थे, सब्जी का जो छिलके बच गए, केला खाया, केले का छिलका हो गया, वो सारी चीज़ें कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। इनको हम डाल सकते हैं और इससे हम गैस बना सकते हैं, इसको हम बोलेंगे बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द बायोगैस डाइजेस्टर टू एमिट बायोगैस विच एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जो भी वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, जो फलों सब्जियों का कचरा होता है, कचरा कौन सा होना चाहिए, जो फल सब्जियों का या फिर कोई जानवर का इस टाइप का हो, है ना, गोबर वोबर। ऐसे नहीं कि आपका रिमोट टूट गया इसको उसमें डाल दोगे, इससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये कोई जीवित चीज नहीं है, ये तो एक क्या है, जीवित चीज नहीं है ना, ये तो एक अलग मटेरियल है जो इंसानों ने बनाया, इससे नहीं बनेगी। तो जीवित जो भी चीज है, कोई मरा हुआ जानवर हो, जानवरों का गोबर हो, या फिर कोई फल सब्जी हो, उनका कचरा हो, वो सारा डाल दोगे तो उससे बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा उसको और उससे निकालेगा वो क्या, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, जिसको हम जला सकते हैं। मीथेन एक ज्वलनशील गैस होती है।
बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो क्या होता है, इससे हम कुकिंग कर सकते हैं, बिजली जला सकते हैं, लाइट मतलब उसको जला के रोशनी भी कर सकते हैं। और ये जो फिर लास्ट में बैक्टीरिया सारे को सड़ा देता है ना, तो सड़ाने के बाद लास्ट जो कचरा बचता है ना, वो कचरा भाई ऐसे कचरा नहीं होता है, फिर वो कचरा खाद के रूप में काम में ले सकते हैं हम, तो उसको बोलते हैं मैन्योर, है ना। उसको खेत में डाल के खाद भी बना सकते हैं। तो 2 काम हो गए, आपका कचरा एक तो उससे गैस बन गई और दूसरा खाद बन गया, तो फायदा है फायदा है। तो बायोगैस का ये फायदा है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी द हार्नेसिंग दिस एनर्जी बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। कि बोल रहा है कि एनर्जी यानी कि पावर हर जगह होती है, हर चीज में होती है, लेकिन इसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है और उसमें पैसे भी लगते हैं। ईच वन ऑफ अस कैन मेक डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, एक्ट नाउ टू मेक ब्राइटर फ्यूचर। तो तुम्हारे को संदेश दे रहा है कि भाई अपनी बिजली बचाओ, फालतू बैठे हो तो ज्यादा लाइट वाइट मत जलाओ। जैसे अभी मैं क्लास बना रहा हूँ तो मैंने सारी लाइटें जलाई हुई है, फिर जैसे मेरी क्लास में बनाना खत्म कर दूंगा तो मैं सारी लाइटें बंद कर दूंगा और सिर्फ एक छोटी सी लाइट जलाऊंगा और बड़ी लाइटें सारी बंद कर दूंगा। तो हम जितना एनर्जी बचाएंगे ना, उतनी एनर्जी हम बनाएंगे, यानी उसको बचाना ही बनाना है। आप बचा लोगे तो आपने बना ली। जैसे आपने 1 घंटे तक टीवी नहीं देखा और उससे जो बिजली बची वो आपने बिजली बनाई एक तरीके से, तो आप भी बना रहे हो, है ना। इस तरीके से हमें एनर्जी बचानी चाहिए। और ये चैप्टर हो गया हमारा पूरा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऊपर नंबर लिखा रहा है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। उधर पूरी प्ले लिस्ट इसमें ज्योग्राफी सारी वीडियो मिल जाएगी, नीचे लाइक का बटन दबा के लाइक कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।